ओके क्या एड्रेस बढ़ा देना। हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। लग तो यही रहा है वफाकी हुकूमत अब पाबंदी से हट रही है, लेकिन वफाकी वज़रा का कहना है कि हमारे पास मवाद मौजूद है जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर हम बैन लगा सकते हैं। इस पर हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे बानी PTI की रिहाई, PTI की भूख हड़ताल ये कहाँ पहुँचेगी। महमूद अचकज़ई साहब ने भी आज शेर सुना दिया, अभी तो इब्तिदाए इश्क है, आगे आगे देख होता है क्या। तो PTI सर पीछे हटने का नाम नहीं ले रही। जुम्मे को फिर पुरअमन एहतजाज की कॉल दे दी है। अब उस एहतजाज में क्या होता है इस पर भी हम बात करेंगे। दूसरी जानब TTP की दहशतगर्द कार्रवाइयाँ भी जारी हैं, उसका क्या होगा। क्या KP सूबाई हुकूमत वफाकी हुकूमत का साथ देगी और अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन को पाया तकमील तक पहुँचाया जाएगा। तमाम पर बात करेंगे। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं। आपका ताल्लुक हुकूमती सफ़ों से है, हुकूमत की आप इत्तेहादी जमात हैं। इत्तेहादी जमात क्या, आपका ये दावा है कि हमारी वजह से ही हुकूमत चल रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक। अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर। बाजवा साहब आपने टाइम दिया। उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राना मोहम्मद आज़म ने हमें ज्वाइन किया है, कराची की मारूफ शख्सियत हैं। बहुत शुक्रिया सर राना साहब आपने टाइम दिया। सीनियर साफ़ी भी हमारे साथ मौजूद हैं, अपने GTV के ब्यूरो चीफ हैं सैयद सज्जाद अली शाह साहब, आपका भी शुक्रिया आपने टाइम दिया। बाजवा साहब ज़रा भी इब्तिदाए इश्क है, आगे आगे देखो होता है क्या। अचकज़ई साहब क्या कहेंगे। देखिए जी, अचकज़ई साहब एक सीनियर पॉलिटिशियन है। मैं और जो खान साहब अचकज़ई के बारे में कहा करते थे वो भी किसी से ढकी छुपी हुई बात नहीं। आज वो सारा कुछ मीडिया पे क्लिप पड़ा हुआ है, उनकी किस तरह उन्होंने बेइज्जतियाँ की हैं, किस तरह कहा कि वो ऐसे चादर लेके मुंह छुपा कर और ये और वो दिनकड़ा जो भी खैर उनका। देखिए जो भूख हड़ताल तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट हाउस के सामने रखी है, मैं समझता हूँ ये तो इस सदी का सबसे बड़ा टोपी ड्रामा है। उस 7-8 जो है वो न्यू कमर्स जो इनकी लीडरशिप है, तहरीक इंसाफ की जो तहरीक इंसाफ बनाने वाले लोग हैं या जिन्होंने तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी या इसको बनाया पाला पोसा, वो लोग तो नहीं है। ये तो एक वकला का एक ग्रुप है जो इस पर जो गालिब आ गया इस पार्टी पर, वो बैठे हुए भूख हड़ताल बैठे रहे। गवर्नमेंट को वो इस पर कोई असर नहीं पड़ता, फेडरल गवर्नमेंट को कोई इस पर प्रॉब्लम नहीं है, बैठे रहे। और खान साहब को अगर ये भूख हड़ताल 3 घंटे की अलामती भूख हड़ताल से अगर ये समझते हैं कि इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे तो फिर तो सियासी वर्करों को कोड़े खाने की जरूरत नहीं है। बानी PTI की आज की स्टेटमेंट है, कहा कि मैंने कब कहा कि मैंने GHQ की कॉल दी थी। ये तो बयानिया बनाया जा रहा है। इमरान खान की तो आप किसी बात पे भरोसा नहीं कर सकते। अच्छा। ना वो तो आए पाए ताए, वो तो 1 मिनट में बस वो तो पलटे खाने वाला बंदा है। वो तो जो कुछ आज तक उसने जो कुछ कहा उसने एक्सेप्ट तो नहीं किया। देखिए सच्चाई, असूल पसंदी या एक सीनियर सियासतदान का ये काम होता है। अगर उससे गलती हो जाती है तो एक्सेप्ट करता है, वो माफ़ी मांगता है, वो आगे से ना करने की यकीन दहानी कराता है कौम को भी, इदारों को। लेकिन ये तो ना जाने ये तो कोई नफसियाती केस है। तो मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ अपना शौक पूरा कर ले। और अगर इन्होंने यही समझा हुआ है कि इतना आसान है कि 4 बंदे एक भूख हड़ताल पर बैठे हैं, वहाँ मीडिया से गपशप करें, हंसे बोले खाएं और अपने अपने घर पर ये समझते कि इसी को अगर तहरीक कहते हैं। तहरीक चलाई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, आप देखें, कोड़े खाए, जिलावतनियां बर्दाश्त की, फांसियां खाई और सजाएं हुई उन्हें। बुशरा बीबी का एक स्टेटमेंट आया था कुछ दिन पहले कि बानी PTI के कमरे में कीड़े हैं, उनको वो सहूलतें नहीं हैं, उनको उनकी जान को खतरा है। तो क्या वो सोबतें बर्दाश्त नहीं कर रहे? बुशरा बीबी की इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि वहाँ कोई ना कोई कीड़े हैं। अच्छा, वहाँ हो सकते हैं। वो कीड़ा ही तो है जो उन्हें बेचैन से बैठने नहीं दे रहा, कि वो न जाने क्या क्या टांग बोलते रहते हैं और कभी कहते हैं कि जी फलां, कुछ भी नहीं। उन्हें जो फैसिलिटी जेल में हासिल है, मैं समझता हूँ कि ये किसी भी पाकिस्तान के सियासतदान के मुकद्दर में नहीं हुई। आप देखेंगे वली खान साहब कहाँ 4 सदा था, कहाँ हैदराबाद जेल में हो रहा है,
और मेरे ख्याल 10-12 साल रहे। आप देखें कि दीगर सियासतदानों को देखें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को देखें, नवाज शरीफ को देखें, इन सबके साथ ये सहूलतें तो वहाँ नहीं थी कि देसी मुर्गे, देसी बकरे और एसी की सहूलत आप जनाब खुद इमरान खान ने ख़त्म की थी अपनी गवर्नमेंट में कि जी कोई ज़रूरत नहीं है इनको एसी और टीवी देने की। आज उनके कमरे में एसी लगा हुआ है। आज उन्हें देसी मुर्गा और उनके सुबह उनके पास जाती है जैसे वो किसी रेस्टोरेंट में रह रहे हैं कि जी जनाब वाली बताएं आपने क्या क्या खाना है और क्या क्या आपके लिए पकाया जाए। तो ये सहूलतें तो सियासतदानों को नहीं दी गई। सियासतदानों को तो कोड़े मारे गए, सियासतदानों को तो जेलों में डाला गया। और जो पंजाब के जो बड़ी जेलें हैं, मच जेल है या पंजाब की एक बड़ी मशहूर, अब वो किला मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम। ठीक है, आगे आपका पॉइंट मैं रोकूंगा आपको। अब्दुल रज़ाक बाजा साहब, राना आजम साहब, वो जो शेर सुनाया है अचकज़ई साहब ने, वो मैं आपको सुनाता हूँ। अभी तो इब्तिदाए इश्क है, आगे आगे देखें होता है क्या। अभी तो रऊफ़ हसन गया है और अब आप लोगों पे एक टर्म इस्तेमाल हो रही है, आप डिजिटल दहशतगर्द हैं। कैसा वैसे महसूस कर रहे हैं ये अल्फाज अब आपके लिए? आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया मेरा मौक़िफ़ लेने के लिए। मेरा ख्याल से मैं अभी एक शेर सुना देता हूँ। हाँ हाँ जी ज़रूर ज़रूर। वह उसमें सब कुछ है। हक और बातिल में ना होगा इत्तेहाद क़यामत तक। हक और बातिल में ना होगा इत्तेहाद क़यामत तक, ये फैसला भी करबला की जंग ने हल कर दिया। अब यही रुकिएगा, मैं जरा चेयरमैन साहब को ले लूं। चेयरमैन आबाद आसिफ समसम ने ज्वाइन किया, खुश आमदीद कहेंगे चेयरमैन साहब। जी साजिद भाई बहुत शुक्रिया। सर बड़े आप लोगों का जो आपकी इंडस्ट्री है वो बड़ी मुश्किलात से गुजर रही थी और वो मुश्किलात अभी तक कम ना हुई जहां तक मेरी इत्तलात हैं। क्या कोई आज अच्छी नवीद सुनाएंगे आप अहले पाकिस्तान को और बिजनेस कम्युनिटी को, और स्पेशल जो आपकी कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट शोबे से वाबस्ता लोग हैं, क्या कुछ उम्मीद है इस हुकूमत से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया साजिद भाई कि आज फिर हम उसी बात को कंटिन्यू करेंगे। देखें जो हालात हैं वो तो उसी जगह खड़े हैं और आपको पता है कि जब कोई भी फैसले किए जाते हैं तो बाद जो आने वाले दिन होते हैं वो मुश्किल तरीन दिन होते हैं। और बजाय इसके कि हमें कोई आसानी हो, रिलीफ मिले, आपको पता है कि इस वक्त सीमेंट डीलर जो है वो स्ट्राइक पे है और जब ये सीमेंट की सप्लाई मुतासिर होती है तो क्या उससे आफ्टर इफेक्ट होते हैं वो भी हम जानते हैं कि सड़कों पे मजदूरों की हजारों की लाखों की तादाद जो है वो बढ़ जाती है। इसी तरह हम कहते रहे कि अगर देखिए, पहली बात तो ये कि आपने एक बात की कि खुशी की नवीद, मैं आपको बड़ी ऑनेस्टली कहता हूँ कि हम मायूस नहीं। अच्छा। हम इसलिए मायूस नहीं है कि अल्लाह ताला भी कहता है कि मायूस नहीं होना, लेकिन इंशाल्लाह मुश्किल वक्त है हमारे साथ, ये भी गुजर जाएगा। और जो हालात हैं टैक्सेस के हवाले से और जो भी उन्होंने जो तब्दीलियां की हैं तो उसमें हम समझते हैं कि आज नहीं तो कल जरूर एहसास होगा उन लोगों को जिन्होंने जो मुशीर बने थे और मुशीर बन के जिन्होंने हमारे हुकूमत को ये अरबाब अख्तियार को ये जो है गाइड किया कि इस तरह से करने से शहद की नहरें बहेंगी, दूध की नहरें बहेंगी। तो ये कुछ दिनों में आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें खुल के सामने आ जाएंगी और मुझे उम्मीद है कि जब राइट पर्सन और राइट मैसेज उनको मिलेगा तो अंदाज़ा होगा कि रियल इस्टेट सेक्टर और हाउसिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री किसी भी मुल्क में कितनी अहम होती है। और वो जो रेमिटेंस की हम बात करते हैं कि 40% रेमिटेंस, आपकी टोटल रेमिटेंस का 40% हमारे सेक्टर में आता है और हमें उम्मीद थी कि 10 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी बाहर जा चुके हैं। तो इस बार वो जो 24 अरब डॉलर टोटल मिलते थे तो उसमें हमें 11 अरब डॉलर मिलते थे, वो 11 की बजाय हमें हमारे सेक्टर में 22 अरब डॉलर मिलते। लेकिन आपने देखा कि ये सारी चीजें इन्हीं पॉलिसीज की वजह से डाइवर्ट हो। अच्छा चेयरमैन साहब, सॉरी फॉर इंटरप्ट। अच्छा चेयरमैन साहब, आपने कुछ मुशीरों का जिक्र किया, कहीं उन मुशीरों ने हुकूमत को ये तो नहीं कह दिया कि ये कंस्ट्रक्शन शोबे से वाबस्ता और रियल एस्टेट वाले बहुत सारे जो लोग हैं मुल्क भर में, इनको पीटीआई हुकूमत में एमनेस्टी मिली थी और इन्होंने तो कोई अरबों करोड़ों कमा लिए और इनका जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कहीं कोई सियासी प्रेशर तो नहीं आया? सर चले अब बात उसी पे कर लेते हैं जो आपने सवाल किया। आपको याद होगा कि जब ये पॉलिसी आई थी, जो एमनेस्टी की बात की गई थी,
और जो 50 लाख घरों की बात की गई थी, तो आप विटनेस हैं। तो मैंने ही, यानी जो सिटिंग चेयरमैन आबाद में बात कर रहा हूँ, और उस वक्त ये बात करना बहुत बड़ी बात थी और मैंने उसकी भरपूर मुखालफत की थी। और मैंने सवाल उठाया था कि ऐलान करने से पहले सोच लेना चाहिए कि 50 लाख घरों की कीमत क्या होती है और पाकिस्तान की इकोनॉमी का जो साइज है वो क्या है। तो हमें तो बड़ा मजे का खेल इस वक्त इसलिए लगा था कि हम समझते हैं कि 50 लाख घर बनाना, बोलना बहुत आसान है, लेकिन अब 50 लाख घर दूर की बात है, आप 5 लाख घर भी बना देते तो ये बड़ी बात होती। दूसरी बात, आपको ये भी पता है कि हमने बड़ी क्लियर ये बात की थी, क्योंकि चैनल्स पे ये बात चल रही थी कि कोई आबाद को रिलीफ मिल गया, बिल्डर को रिलीफ मिल गया, तो हमने बड़े वादे तौर पे इस बात का इसकी क्लैरिफिकेशन दी थी कि ये एमएनएसटी हमारे लिए नहीं है, ना हमारे मेंबर्स के लिए है। ये एमएनएसटी तो उन्होंने ये कह के दी कि जो भी इस सेक्टर में पैसा लगाएगा उससे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपके पास ये पैसे कहां से आए, और वो पैसे वाइट तस्वुर की जाएंगे। और जिस पे हमें तो ये एतराज होना चाहिए कि आप हमारे सेक्टर में जो टैक्स पेयर लोग हैं उनके सामने नॉन टैक्स पेयर या ब्लैक मनी को अगर आप उसको परवान चढ़ाएंगे या उसको सपोर्ट करेंगे तो हम टैक्स पेयर लोग मुकाबला कैसे करेंगे उस पैसों का। तो हमने तो ये बात बड़ी वाज़ेह की थी कि उन्होंने उस पर ये कहा था कि हमने इसलिए ये सारी चीजें की हैं ताकि सनत चलेगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा। ये ठीक है, हम मानते हैं कि जब काम चलेगा तो लोकल इंडस्ट्री चलेगी, रोजगार मिलेगा। इस बात से ना आज हमें इख्तलाफ है ना उस वक्त इख्तलाफ था, लेकिन ये बात करना कि ये एमएनएसटी कोई हमारे लिए थी, आप जाएं चेक करें किन्होंने ली, किन के लिए थी, वो सारी चीजें आप। अब यहाँ पे एक आखिरी चेयरमैन साहब, सॉरी फॉर, एक आखिरी मेरा सवाल ले लें। हुकूमत से तो आप लोग नाराज हैं, एक दो दरवाजे और हैं, एक दरवाजा है सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का, और एक उससे भी बड़ा दर है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का। मुझे माजी में भी याद है जब नैब ने घेरा तंग किया था तो एक बिजनेस मैनों का एक वफ्द गया था एकेडी की कयादत में, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उस वक्त के बाजवा साहब के पास। तो क्या इस बार चेयरमैन आबाद आसिफ समसम भी कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि हम बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, हम किसी से नाराज नहीं होते। हमारा काम है हमारा काम है कि हम इकोनॉमी को चलाएं। हमारा काम है हम अपने मुल्क से मोहब्बत करें, अपने लोगों के रोजगार के लिए काम करें। दो चीजें हैं, एक होता है कारोबार करना और एक होता है कारोबार इस तरह करना कि लोगों का भला हो। हमने हमेशा ये सोचा कि लोगों का रोजगार मिलना चाहिए, लोकल इंडस्ट्री चलनी चाहिए। तो हम हुकूमत से नाराज नहीं है, हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि अगर आप इसको और प्रेशराइज करेंगे तो हमारा इन्वेस्टमेंट जा चुका है, हमारे इन्वेस्टर जा चुके हैं, तो नुकसान पाकिस्तान की इकोनॉमी का होता है। इसी तरह आपने कहा कि दो दरवाजे और हैं, एक सदर जरदारी साहब हैं, उनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का। तो मैं आपको बता दूं कि हम सबसे ये उम्मीद रखते हैं और हम समझते हैं कि सब मुहिब्बे वतन है। और मैं खास तौर पे सदर पाकिस्तान के उसमें भी मैं ये कहना चाहूंगी कि वो सारी चीजें उनको पता होती है, वो जानते हैं कि किस तरह ये सेक्टर चलता है। तो हमें उम्मीद है कि वो भी उसमें इंटरफेयर करेंगे और कुछ आसानियां हमारे लिए देंगे ताकि ये इन्वेस्टमेंट बाहर ना चले जाए। और इसी तरह जैसे सिंध गवर्नमेंट बड़ी सपोर्ट करती है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको। इसी तरह मैं आपको बताऊं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की आपने बात की, तो मैंने हमेशा ये बात कही कि ये जो निगरान हुकूमत के दौर में जो एक्शन लिए गए, जो डॉलराइजेशन को रोकने के लिए, जो बॉर्डर्स पे स्मगलिंग को रोकने के लिए जितने भी एक्शन लिए, मैं समझता हूँ कि आम पाकिस्तानी को उसका आइडिया इसलिए नहीं होता कि उसका ये बिजनेस नहीं है, लेकिन हम समझते हैं कि अगर वो एक्शन ना लेते और अगर 500 रुपए का डॉलर होता तो लोग एक वक्त की रोटी को भी तरस जाते। तो हमने हमेशा उस बात को अप्रिशिएट किया। हम समझते हैं कि बर वक्त इकदाम था चीफ का, और चीफ साहब ने इसके बाद भी जो एक मॉनिटरिंग का सिस्टम है हुकूमत के साथ मिलके, निगरान हुकूमत के साथ मिलके, और आज भी जो हुकूमत है उनके साथ मिलके एक मॉनिटरिंग का सिस्टम है, जिससे हमने देखा है कि सिंध में भी और दूसरे सूबों में भी बेहतरी आई है। जो बाकी जो करप्शन थी सिस्टम से, वो सारी चीजें जो है ना वो ब्रेक हो गई हैं। और हम ये भी समझते हैं कि अगर ये तसलसल जारी रहा तो इंशाअल्लाह ताला ये जो हमारी मुश्किल है, जो आपने जिक्र की या हमने जिक्र की, वो भी हल हो जाएगी। बस एक राइट मैसेज या राइट हम समझते हैं कि अगर कोई ऐसा हो जाए जिसमें या तो वो हमें कन्विंस करते हैं, जो हुकूमत है वक्त है वो हमें कन्विंस करते हैं या हम उन्हें कर दें। और बीच के जो लोग हैं, ये जो बीच के लोग होते हैं वो कभी
रियल वो हमारी इंडस्ट्री के रिप्रेजेंट करने लगते हैं, कभी वो टेक्सटाइल को रिप्रेजेंट करने लगते हैं, कभी वो चावल को रिप्रेजेंट करने लगते हैं। बंदा एक ही होता है। तो ये इस तरीके से जो लोग बहुत खूबसूरत बीच से हटाएंगे, बहुत तो बहुत समझता हूँ कि जो रियल स्टेक होल्डर है उनकी बात वाज़ेह तौर पे आगे पहुंचेगी। और बहुत खूबसूरत उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जो हमारी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, जो SIST के जरिए जो सारे काम हो रहे हैं, और इसी तरह जो हुकूमत काम कर रही है, लेकिन हमें ये लगता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो अगर हम मिले उनसे और बातचीत करें तो काफी हद तक वो हल हो जाए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया चेयरमैन आबाद आसिफ शमशेद साहब ने अपना मौक़िफ़ दिया। राना आजम, अभी तो इब्तिदाई इश्क है, रऊफ हसन साहब तो चले गए, अब वो शायद वो जेल चले जाएं। अभी तो वो चीज़ें एनालाइज हो रही हैं कि वो भी डिजिटल दहशतगर्द के ज़मरे में तो नहीं आ रहे, क्या कहेंगे? देखेंगे ये चीज़ें जो हो रही हैं, 9 मई से ये इसका आगाज़ हुआ है, ये तो सलसल मज़ीद आगे बढ़ेगा। हमें अल्लाह की ज़ात पे पूरा यकीन है, इंशाअल्लाह फ़तह फिर हक़ और सच की होगी। ये झूठ का पलंदा, ये चूचू का मरबा चंद दिन की बात है। ना ये हुकूमत रहेगी, ना हुकूमत के हमायती रहेंगे, इंशाअल्लाह वक्त बताएगा। आने वाला वक्त है, हक हक होता है, सच सच होता है, झूठ झूठ। नहीं तो ये आपने कैसे तयन कर लिया कि आप लोग हक पर हैं? हाँ, ये बात अच्छी बात। ये कब ख्वाब आया आप लोगों को? नहीं, ये ख्वाब नहीं, ये हकीकत है। अच्छा, कि PDM जो टोला है हमारा, पहले 16 माह हुकूमत की अवाम का जूस निकाल दिया, फिर ये 17 सीटों वाला वज़ीर आज़म, 14 सीटों वाली वज़ीर आला, ये जो है ये तयन करेंगे कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, किस पार्टी को बैन करना है। जो खुद 2 नंबर तरीके से असम्बली में पहुंचे हैं, हलफ बर्दारी की, हलफ बर्दारी भी अल्लाह के नामों के नीचे उन्होंने गलत हलफ लिया है। तो मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा तो जो है ना कसूरवार ये लोग हैं कि जिन्होंने पाकिस्तानी कौम का मजाक उड़ाया और उसका जो वोट था वो चोरी किया, उसके मैंडेट को तस्लीम नहीं किया। मगर वाम इस वक्त जो है PTI के साथ और इमरान खान के साथ खड़ी हुई है और इनको खौफ है। अच्छा, खौफ इतना है कि उसको मज़र आम पर किसी पेशी पे भी नहीं आने देते। कैमरा, वो चीफ जस्टिस साहब जो है, जो लाइव केस चलाते थे, उन्होंने भी लाइव चलाना बंद कर दिया कि नहीं खान साहब। अच्छा, वैसे खान साहब ने अभी नैब टीम को इकरार किया कि उन्होंने कहा था कि पुरअमन एहतजाज करना है GHQ के सामने, आज वो मुकर गए, कह रहे मैंने कब कहा था? नहीं, खान साहब ने कभी ऐसी बात नहीं की कि GH के सामने एहतजाज करना। पुरअमन एहतजाज हमारा हक है, हर पार्टी का हक है। और एज ए पाकिस्तान शहरियार आफरीदी ने नहीं कहा था चलें जी GHQ मार्च कर चलें? नहीं, कोई। और मुझे अफगानिस्तान मेरे दिल में धड़कता है। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, मेरी नॉलेज में तो नहीं है ऐसी बात। आपको पता है मेरी नॉलेज में कुछ चीज़ होती है, मैं उसको तस्लीम करता हूँ, और जो झूठ है उसको मैं उसकी मुखालफत करता हूँ। और अभी जो डिजिटल दहशतगर्द आप लोग बने हुए हैं, जी हाँ, ये सही जा रहे हैं? आप लोग मुल्क को गुमराह कर रहे हैं, मुल्क की आवाम को आप लोग गुमराह कर रहे हैं। डिजिटल दहशतगर्द जो थे ना, उन्होंने किस्तें डालना शुरू कर दी, नेट पे चलने शुरू कर दी। स्मगलिंग किस तरह से हो रही है, कौन करवा रहा है, कैसे करवा रहा है, ये डिजिटल दहशतगर्दी है ना, इसने इस कौम का ना। तो वर्चुअल जलसे आप लोग करते थे नेट पर, वर्चुअल जलसे अभी भी करते हैं हम। तो फिर आप डिजिटल दहशतगर्द हुए ना? कैसे दहशतगर्द? जब आप पाबंदियां लगाएंगे, आप हक की आवाज को दबाएंगे, गले बंद कर देंगे, तो फिर जाहिर सी बात है कोई ना कोई रास्ता। आप देखो, पानी है ना, पानी को आप रोकेंगे ना, पानी ने कहीं ना कहीं से निकलना है। अच्छा, आप उसको रोक नहीं सकते, नहीं रोक सकते। चलें, सही है सज्जाद अली शाह, सिचुएशन आपके सामने। हुकूमत क्या वाकई पीछे हट रही है? PTI पर बैन के लिए बड़ी दावे किए जा रहे थे, इजलास भी हुए, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट सामने नहीं आ रहा। आज़म नज़ीर तार कह रहे हैं हमारे पास सबूत भी हैं। बात ये है कि सबसे पहले तो ये दो जो हमारे मौजूद मेहमान यहाँ बैठे हैं, और दोनों ही अच्छी पॉलिटिकल पार्टीज का हिस्सा है। पहली बात तो मैं आपको ये बताता चलूँ साजिद कि मीडिया एक आईना होता है, और मीडिया वो बुर्ज का किरदार अदा करता है कि हुकूमती और अपोजिशन के किरदार को आश्कार करे, ये उसका फ़राइज़ में शामिल है। और आवाम के मसाइल की तरफ भी देखे
तमाम चीज़ों को ओपन आई के साथ देखा जाए और सच की बुनियाद पे बात की जाए, इल्ज़ामात को एक तरफ रखते हुए, जो कि इस दौर में इल्ज़ामात की एक भरमार है जिनका कोई सर पैर नहीं होता। तो 2-3 चीज़ें हैं, थोड़ा सा आप अगर मुझे वक्त दें। जैसे आपने जिक्र किया कि बुशरा बीबी ने कहा कि कीड़े चल रहे हैं, फलाना सर उनके इमरान खान के बालों से कीड़े निकल रहे हैं और इतना कचरा है जेल में। तो मैं आपको बताता चलूं कि ये वाकया अटक जेल का है। जब फर्स्ट टाइम वो गिरफ्तार हुए थे उस वक्त का है, बोलने का मौका नहीं मिला होगा, हो सकता है बुशरा बीबी को, तो वो पूरी कहानी उन्होंने बैरिस्टर अली जफर को भी जो है इस मामले में गंदा किया अच्छा खासा। वो जो मवाद ले गए हैं इदारे पीटीआई के सेक्रेटरीट से, और जो रऊफ हसन को भी दूल्हा बना के ले गए, क्या वाकई ये लोग डिजिटल दहशतगर्दी कर रहे हैं, आवाम को गुमराह कर रहे हैं? सबूत हैं उसमें हुकूमत वक्त के पास? हम आपको बताएं कि वो एक FIA की रेड है और वो रेड के अंदर जो चीज़ें उनको मिली हैं उनका काम है कि कोर्ट में उसको एविडेंस को सही शक्ल दें, प्रूफ करना रऊफ के लिए। क्योंकि उसकी वजह ये है कि रऊफ जो है सैलरी पर्सन है PTI के पास, 7.5 लाख रुपया सैलरी ले रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जब अदलिया देखती है ना कि एविडेंस ऐसे हैं कि ज़रूरत है, तो रिमांड की एक मयाद है 14 दिन 7 दिन, तो जो रऊफ को मिला है रिमांड वो 2 दिन का दिया गया। तो जाहिर है वो दोबारा पेश होंगे, वहाँ से जेसी होगा और फिर बेल हो जाएगी। अच्छा, ये नज़र आ रहा है क्योंकि अदलिया बड़ा फेवर दे रही है PTI को। और दूसरी बात ये कि जो भी एजेंसी काम करती है, चाहे वो पुलिस हो या दूसरी अदर इदारे हमारे छोटे जो सेकंड लाइन में आते हैं, फर्स्ट लाइन में आते हैं डिफेंस की, वो एविडेंस अगर सही क्रिएट करें तो मेरा ख्याल है अदलिया को अच्छी गाइडलाइन मिल जाएगी, वो नहीं कर पाते। दूसरा, मैं अपने आप सब के दौरान बात हो रही थी, मैं सुन रहा था कि खान साहब ने जो है वो यू टर्न ले लिया एक दफ़ा फिर अपने बयान पे। हाँ, वो 6 रिपोर्टर थे वहाँ जो मौजूद थे, 6 अच्छे इदारों के सहाफ़ी थे। सहाफ़ी मैंने कहा आईना होता है, वो आईना दिखाता है, जिनसे ये गुफ्तगू हुई थी। तो हर चीज़ के कुछ एविडेंसेस होते हैं। अच्छा, अब चूंकि उनके वकला ने उनको बताया कि आपने क्या किया, उन्होंने अगेन आके वही बात की कि मैं कायम हूँ अपने बयान पे। फिर उसके बाद ये तब्दीली आई। तो इसमें मैं आपको बताऊं कि फौरी तौर पे मेरी इत्तलात के मुताबिक उनके पॉलीग्राफिक टेस्ट के ऑर्डर आए। व्हाट इज पॉलीग्राफिक टेस्ट? यू नो, पॉलीग्राफिक टेस्ट का मतलब है कि झूठ एक तरफ और सच एक तरफ। खान साहब ने इमीडिएटली जो है उस पॉलीग्राफिक टेस्ट से इनकार करा कि मैं अभी नहीं दूंगा, अभी मेरे मामला चल रहे हैं, मुझे थोड़ा वक्त दिया जाए, मैं उसके बाद ये टेस्ट कराऊंगा। तो बात ये है कि देखें, झूठ और सच के फैसले अल्लाह ताला भी बेहतर जानते हैं। और आज के दौर में, इस टेक्नोलॉजी के दौर में, जिस तरह टेक्नोलॉजी से ये डिजिटल दहशतगर्द या इंतशारी टोला खेला है और फायदा उठाया है और नुकसान पहुंचाया है, मैं कहूँगा नुकसान, मैं अपनी जात से कह रहा हूँ, हाँ, नुकसान पहुंचा। हम आईना दिखाते भी हैं और देखते भी हैं। हमें पता है ग्रास रूट लेवल पे पार्टी पोजीशन क्या है, हमें पता है कि गौर क्या कर रहे हैं, हमें पता है गंडापुर साहब क्या कर रहे हैं, हमें पता है कौन मुखलिस है, कौन बाहर लाना चाहता है, कौन अंदर पड़ा रहना चाहता है, अली खान की क्या पोजीशन है, कौन उनको चाहता है, कौन बुशरा बीबी को चाहता है, कौन जो है वो रहनुमा जो है उनके PTI के चेयरमैन साहब बानी से जो है मुत्तफिक है और क्या चाहते हैं वो चीज़ें ग्राउंड पे हम देखते हैं। देखें, ये अलामती भूख हड़ताल जो चल रही है, ये ऐसी है जैसे बच्चों को नहीं हम कहते हैं चिड़िया रोज़ा रख लो ट्राई के लिए, चिड़िया रोज़ा रखवाया जाता है। अच्छा, ये वो चिड़िया रोज़ा रखवा के इन बर्गरों को आदत डाली जा रही है कि रोज़ा रखने की आदत हो जाए, ताकि हड़ताल तो कामयाब हो, कम से कम इज्जत तो बच जाए। तो वहाँ एक मीडिया कैंपेन चल रही है कि जी वो मीडिया में हमने चिड़िया रोज़ा रखा हुआ है। ये इस तरह से, अब आप जुमे को एहतजाज की कॉल दिए ना, आप देखेंगे अगर फायरवॉल नहीं लगती तो आपको इस एहतजाज की इतनी लंबी लंबी तस्वीरें नजर आती सोशल मीडिया पे कि आप सर पीट लेते यार, लाखों का मजमा, लाखों का मजमा। लेकिन हकीकत में जुमे को सच्चाई देख लीजिएगा कि कितने लोग कहाँ पे रोड पे आते हैं। KPK के अलावा की बात करो, KPK में भी बड़ी चेंज आई है इस बन्नू वाकये के बाद। KPK में भी इतनी बड़ी चेंज आई है कि जो वहाँ के हमारे पाकिस्तानी मुहिब्बे वतन पख्तून भाई हैं, वो उनका जो बुजुर्गों का जरगा है पूरा, वो एक जरगा पूरा जो है ना, वो तमाम सच्चाई निकाल के बाहर बैठ गया। पख्तूनों की खूबी है कि जब वो अपना जरगा लगाते हैं तो वो एविडेंसेस इकट्ठा कर लेते हैं, वो सच्चाई की बुनियाद पे बात करते हैं।
और पाक फौज के साथ उनके बड़े अच्छे रिलेशंस इसी वजह से हैं, सच्चाई की बुनियाद पे। तो आप वहाँ भी एक तब्दीली देखेंगे, एक चेंज देखेंगे। चलें बहुत आगे आपका बजट। बाजवा साहब, हुकूमत वक्त सस्ती बिजली देने में नाकाम, दहशतगर्दी में इजाफा, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपके सामने कि हमारे इदारों को फिर एक ऑपरेशन करना पड़ा। फिर आपने देखा कि DGISPR ने खुद इकरार किया कि स्मगलिंग और ये सब, ये क्या ये सब आप हुकूमत वक्त की नाकामी और नाअहली नहीं है? आप देखें साजिद साहब कि ये सारी प्रॉब्लम एक ही सूबे में, जहाँ पे फितना पार्टी की गवर्नमेंट है वहीं है, वहीं फौज पर हमले हो रहे हैं, वहीं अमन मार्च हो रहा है, वहीं तो आप गवर्नर रूल लगाएं, नहीं ऑप्शन है आप लोगों के पास। अगर कोई इस तरह के एविडेंस है कि भाई अली अमीन गंडापुर अफरा तफरी फैला रहे हैं, इंतशार कर रहे हैं और हुकूमत वक्त खुद इन्वॉल्व है, पॉसिबल है कि ऐसा हो। ये उसी की तैयारी हो रही है, गवर्नर राज लगाने की तैयारी हो रही है। ये उसी की तैयारी हो रही है कि बलूचिस्तान में स्मगलिंग, बलूचिस्तान में हो रही है, स्मगलिंग बलूचिस्तान में हो रही है, डीजल पेट्रोल बलूचिस्तान से आ रहा है। जी जी, स्मगलिंग वहाँ पर हो रही है, वहाँ पे जो लोगों को जो भड़काया जा रहा है। और ये जो अमन मार्च जो बन्नू में हुआ है, इसके पीछे भी ये फितना पार्टी थी। अच्छा, इन्हीं के लोग थे। वो तो सीधे साधे पख्तून हमारे भाई, उन्हें इन्हें भड़का करके उनमें इन्होंने अपना शर डाला है। ये जिस तरह 9 मई को इन्होंने किया। अच्छा। ये सारी इस गड़बड़ के पीछे सिर्फ यही शरपसंद शामिल है, यही पार्टी शामिल है। ये नहीं चाहते इस मुल्क में अमन और अमान की बहाली, ये नहीं चाहते। नहीं, उमर अयूब कह रहा है कि हमसे बड़ा मुहिब वतन कौन है? हम ही तो है मुहिब वतन। देखिए, जो अयूब खान का रिश्तेदार होने के नाते बात सही कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि गौहर अयूब इसमें जो है बहुत न्यू कमर है। वो तो PTI में उसको आए हुए भी अभी कुछ ही अरसा हुआ है, उसका क्या ताल्लुक है PTI? इस वक्त PTI पर जो जिन लोगों ने शिकंजा डाला हुआ है या कब्जा किया हुआ है या आकर अपनी अच्छी पोजीशनें ले ली है, वो चाहते भी नहीं है कि इमरान खान बाहर आए। अच्छा, और वो ये अब देखिए ना, मुझे कोई एक बंदा बता दें कि PTI में कोई PTI का बंदा है। अच्छा, ये पता नहीं कौन कौन लोग हैं, कोई आता है चेयरमैन बन जाता है, कोई आता है सदर बन जाता है, कोई आता है सेनेटर बन जाता है। वो जजेस ने फैसला दिया, फिर उसके बाद मरियम नवाज से लेके वुज़रा सब जजेस पर तनकीद, शर्जील मेमन भी जजेस पर जजेस और अदालतें तो आप जजेस पर असरअंदाज हो रहे हैं। नहीं, ये तो नून लीग की हिस्ट्री है। और जब मुश्किल होती है पाँव पकड़ते हैं, जब खुशहाल होते हैं फिर गला पकड़ते हैं। देखिए, ये जो फैसला दिया था कोर्ट ने, ये फैसला तो सबको नजर आ रहा है। जो कुछ मांगा ही नहीं गया, उसमें पटिशनर ही नहीं है PTI। पटिशनर तो सुन्नी इत्तेहाद है या पता नहीं क्या नाम है, सुन्नी कौंसल है या जो भी। देखिए, उन्होंने तो ये चीजें मांगी नहीं थी। ठीक है बाजा साहब, सॉरी आपको मैं रोकूंगा। इस वक्त मैं ज्वाइन किया है अजीज अवान साहब ने, आप चीफ ऑर्गेनाइजर एक्समैन सर्विस सोसाइटी का खुशामदीद कहेंगे अवान साहब। अवान साहब, TTP की दहशतगर्दी, दूसरी तरफ KPK के हालात अब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो एक नई टर्म अब इस्तेमाल की जा रही है स्पेशली PTI के लोगों के लिए, ये डिजिटल दहशतगर्द बन चुके हैं। तो उन डिजिटल दहशतगर्दों को कैसे ढूंढा जाए और फिर इन पे कार्रवाई कैसे होगी? और अचकज़ई साहब ने तो धमकी दे दी है, कहा है कि अभी तो इब्तिदाई इश्क है, आगे आगे देखें होता है कि आप नहीं डरते। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो डिजिटल दहशतगर्द हैं, ये PTI के लोग ही हैं। जैसे कि आपके सामने शहबाज गिल आपके सामने है, उसके बाद बादल राजा आपके सामने है, उसके बाद और बेशुमार लोग हैं। पाकिस्तान में पार्लियामेंट के सामने जाके ISI को गालियां दी गई और ये दहशतगर्दी कर सकते हैं। और किसी भी मुल्क की फौज को कमजोर करने का एजेंडा एक दुश्मन का होता है। तो क्या आप ये समझते हैं कि PTI के लोग जो पाकिस्तानी फौज को कमजोर कर रहे हैं वो मुहिब वतन हो सकते हैं? तो उन्होंने जब ये तैयार किया हुआ है कि हमने मुल्क को कमजोर करना है और ये उन कोफ्तों से मिले हुए हैं जो मुल्क दुश्मन कोफ्ते हैं, तो इनको भी ढूंढना पड़ेगा। और देखिए, इन्होंने बहुत लोग छोड़े तालिबान के और जिनको सजाएं हुई थी, प्रेसिडेंट ने माफियां दी। आज उसी वजह से ये हालात खराब हैं। वही वजह है कि आज पाकिस्तान के अंदर शुहदा के जो वारस है वो बड़े परेशान बैठे हुए हैं और वो देख रहे हैं कि हमारे बच्चे तो उस मुल्क के लिए अपनी जान को बार करके जा रहे हैं।
और जो दहशतगर्द पकड़े गए थे उनको सदर पाकिस्तान ने माफी दे दी, वो अपने घर चले गए। और बाकी रहा केपी का, मतलब केपी के हालात जो है ना सर, वो देखें अली मीन गंडापुर के होते हुए तो ठीक नहीं हो सकते, इसलिए कि वो भी उन्हीं का एक बच्चा है और वो वही गेम खेलेगा जो उधर पानी पीटी उसको गेंद भेजेगा। तो मैं नहीं समझता कि केपी के हालात इनके होते हुए ठीक है। केपी में गवर्नर राज होना चाहिए, इनकी गवर्नमेंट खत्म होनी चाहिए और ये सारे दहशत गर्द हैं, चाहे वो अली मीन गंडापुर हो, चाहे उमर अयूब खान हो, चाहे असद कैसर हो, या ये सारे एक ही तस्बीह के दाने हैं। सिर्फ फर्क इतना है कि कईयों ने कुछ और तरह का लिबासा ओढ़ा हुआ है, वो वक्त के सामने आपके सामने यहाँ होते हैं। अगर आपने अपने मुल्क को अवान साहब एक सवाल मेरा ले लीजिएगा, बानी पीटीआई मुकर गए अपनी स्टेटमेंट से, वो कह रहे हैं मैंने कब कहा था कि जीएचक्यू के आगे धरना दिया जाए, एहतजाज किया जाए, ये बयानियां बना रही है हुकूमत, वो तो मुकर गए। नहीं देखिए, ये कल रात का समा टीवी का मेरा रात का प्रोग्राम है, उसको आप निकाल लें, उसमें आप खुद ही सुन लें। वो सलमान अकरम राजा साहब ने कहा है कि एक मीटिंग हुई थी जिसमें ये फैसला हुआ था कि अगर कोई किसी किस्म का इस तरह का एक्शन हुआ, मुझे पकड़ा गया या कोई इस तरह के मामला हुए तो हम जीएचक्यू के बारे एहतजाज करेंगे। ये तो उन्होंने सलमान अकरम राजा ने इमरान खान की तरफ से टीवी पे आके कह दिया है। और अब अगर वो इस बात से मुकर रहे हैं तो उनकी पुरानी आदत है कि वो हर बात करके मुकर जाते हैं। एक ये लास्ट मेरा सवाल येगा, वो लोग जो सोशल मीडिया पे बैठ के, सैटेलाइट मीडिया पर बैठकर कौम को गुमराह कर रहे हैं, आने वाले नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं, मुल्क में अफरा तफरी फैला रहे हैं, फौज के मुखालिफ कैंपेन चला रहे हैं, उनके लिए कानून क्या करेगा, उनके घेरा तंग कब होगा, उसके लिए कोई प्लानिंग तैयारी? मेरा ख्याल है कि उनके लिए तैयारी हो चुकी है। मैं तो पहले भी कहता रहा हूँ, लेकिन हुआ ये कि मौजूदा सिपाहसालार और हुकूमत पाकिस्तान इन्होंने बड़े रहमदिली का मुजाहरा किया, मुरब्बत में आ गए कि ये लोग हमारे पाकिस्तानी हैं, हम इन पे ये जो बिगड़े हुए हैं हम और किसी तरीके से कोई ऐसा तरीका निकाल लेंगे जिससे ये राय रास्त पे आ जाए। लेकिन ये राय रास्त पे आने वाले नहीं है, इनके लिए बहुत जरूरी है डंडे के बगैर ये ठीक नहीं हो सकते। और अब मेरा ख्याल है कि फौजी की कर्ज को भी और जो है मौजूदा हुकूमत को भी इस बात की समझ आ रही है कि हम जितना मुरब्बत में काम ले रहे हैं वो इसको कमजोरी समझ के इससे बढ़ के वो चीजें जो है ना वो अफवाज के खिलाफ, अदारों के खिलाफ पेश की जा रही हैं। मुझे नहीं समझ आती कि कोई भी सियासी जमात कैसी होती है जो अपने मुल्क की अफवाज को कमजोर करे या अपने इंटेलिजेंस अदारों को कमजोर करे या अपने मुल्क के सिपाहसालार आपकी शान शौकत होता है, सिपाहसालार आपका मुहाफिज होता है। और आप देखिए बदकिस्मती ये है कि इस वक्त पीटीआई ने इधर के सिपाहसालार, फौज के सिपाहसालार और जो हमारा सबसे बड़ा मुंसफ है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इन दोनों को टारगेट किया हुआ। तो ये किसका एजेंडा हो सकता है साजिद भाई? ये कोई दुश्मन का एजेंडा हो सकता है ना कि आपकी जो दो बड़ी मतलब वो ऐसी अथॉरिटियां, एक जो है सिपाहसालार जो आपके लिए जंग लड़ रहा है, आपको एक महफूज मुल्क बना के देने की कोशिश कर रहा है, आपकी हर फोरम पे जंग लड़ रहा है। एक वो बंदा जिसको हम लोगों को कहते हैं डराने के लिए हमारे पास सिपाहसालार ही होता है कि हमारा सिपाहसालार बड़ा मजबूत है, ठीक। और दूसरा दुनिया को बताया जाता है कि हम सबसे बेहतरीन फैसले कर रहे हैं, हमारा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये है। इस वक्त पीटीआई दोनों को ही आप अगर देखें तो गालियां निकाल रही है सोशल मीडिया पे। तो क्या जो अभी तक इनकी फेवर अवान साहब अभी तक हुकूमत वक्त ने पीटीआई को कलदम नहीं किया। देखिए उसका एक तरीकाकार है और वो हुकूमत जारी है, कुछ तरीकाकार के तहत उसको उस पर पाबंदी लगाई जाए और वो ठीक रास्ता इख्तियार कर रही है हुकूमत और हुकूमत उस रास्ते पे जा रही है कि इन्होंने खुद ही उसमें फंस जाना है, इन्होंने वो ऐसे काम कर दिया। अभी भी देखें ये एक 8 रुकनी सुप्रीम कोर्ट के बेंच का जो फैसला आया सर, उसके बाद पीटीआई लोगों का रवैया आप देखिए इन्होंने क्या, मैं यही तो कहता हूँ कि ये देखें ये जो जजों ने तकसीम डाल दी है कि एक चीज मांगी ही नहीं गई, मैं सुप्रीम कोर्ट चला जाऊँ मैं कुछ चीज मांगू ही ना तो कहने की ये आपको दे देते हैं, ये नहीं आपको दे सकते। वो एक बंदा पार्टी नहीं है, उन्होंने मांगी नहीं, दे के तकसीम कर दी और उसके बाद अब जो है वो एक माहौल बन गया है दोबारा फिर उसका का सर जुमे को पीटीआई जुमे को एहतजाज करेगी सर, जुमे को एहतजाज की कॉल दी है। देखिए ये हुकूमत वक्त को चाहिए कि इनको पकड़े
और इसका इंतजाम करे और इनको एहतजाज ना करने दें। ये इनके एहतजाज जो होते हैं वो फौज के खिलाफ होते हैं, इंटेलिजेंस इदारों के खिलाफ होते हैं। किसके खिलाफ है इनके एहतजाज? समझिए, ये अपने आप को ये समझते हैं कि हमने हमारे सामने जो है ना फौज है, तो खुदा के वास्ते ये दुनिया को क्या बताना चाहते हैं। हमारी अफवाह जो है दिन रात वो बेचारी कुर्बानियां दे रही है, आए दिन हमारे जवान शहीद हो रहे हैं और वो भी किसी माँ के लाल हैं, और उनके वारिस बेहद परेशान है कि जिस मुल्क के लिए हमारे नौजवान हमारे बच्चे कुर्बानियां देते जा रहे हैं, उसी मुल्क में हमें गालियां दी जा रही हैं। सही, ठीक है, बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया सर, आपके कीमती वक्त का अजीज अवान साहब ने अपना मौके दिया। बाजा साहब कंटिन्यू करें तो फिर मैं राना साहब के पास जाता हूँ। अब हल क्या है, आप लोग क्यों परेशान हैं? कर लें पीटीआई को बैंड, आप लोग कहा आपने कि हाँ जी हम करेंगे, बड़ी बड़ी भड़कें, वजह क्या है, किस चीज़ का खौफ है? पहले तो मैं पीटीआई से ये गुजारिश करूंगा, जो उनकी बची खुची जो क़यादत है, अव्वल तो है ही नहीं, बचा कुछ है कुछ नहीं है। शफकत महमूद साहब ने भी परसों जान छुड़ाई इन लोगों से। इनके मैं तो ये नहीं कहूँगा कि सियासी दायरे में आ जाएं, जिस तरह इस मुल्क की जो हदूद में आ जाएं, और ये नफ़रतों की सियासत, ये इल्ज़ामात की सियासत, ये फोर्सेस पर, ताकतमंद इदारों पर, दिफाई इदारों से उलझना छोड़ें, आ जाएं, तो शायद इनके लिए कोई गुंजाइश निकल आए। शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाही जमात हो जो सफ़े अव्वल पर आकर इनके लिए कोई बचत का रास्ता निकाले। वरना जो रवैया की बात कर रहा तो जरदारी साहब कहते हैं मानते ही नहीं, कौन सियासी पार्टी मानते ही नहीं पीटीआई को। उनका बयान रिकॉर्ड में मैं ये कहता हूँ कि इनके रवैये ऐसे हैं ना, इन्होंने किसी सियासी जमात को इस पेज ही नहीं दी है, किसी को माना ही नहीं है, ना किसी इदारे को माना है, ना अदलिया को माना है, ना से। लेकिन उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि इन्हें अपने जो तहरीक इंसाफ से असद कैसर ने कहा हम लड़ेंगे, हम जिहाद करेंगे। देखिए, आप रियासत से कोई भी नहीं लड़ सकता, ये इनकी भूल है। ये तो 4 जूते नहीं खाते, ये इन्होंने लड़ना है फौज के सामने। आप देख लीजिएगा जुमे वाले दिन इनके साथ ये कितने करोड़ों में निकलेंगे और फिर इनके साथ क्या होगा। ये सारा टोपी ड्रामा है, झूठ का पलंदा है। ये कोई तरबियत याफ्ता सियासी वर्कर ही नहीं है। पहली बार इन्होंने ये एक नाच गाने वाली जमात है, ना इनके पास कोई पॉलिसी है। 4 साल इन्हें इक़्तिदार के लिए मिले, इक़्तिदार का मौका मिला, ना 50 लाख घर दिए इन्होंने, ना 1 करोड़ नौकरी दी, ना कोई एयरपोर्ट बनाया, ना कोई इन्होंने किया ही कुछ नहीं है। इन्होंने भाई यू टर्न जिस तरह अभी परसों इन्होंने क्या फरमाया, आज मुकर गए कि भाई ये तो मैंने नहीं कहा। तो इस तरह सियासी जमातें नहीं चलाई जाती। ये खान साहब या तो खुलकर बता दें उनका क्या एजेंडा है इस मुल्क के लिए, और वो तो शायद अब जाहिर भी हो गया उनका जो भी एजेंडा। इस तरह सियासी जमातें नहीं चलती जिस तरह ये चल रहे हैं। सही, और ये चल भी नहीं पाएंगे। ठीक है शाह साहब, अदलिया के फैसले न मानना या उनमें ताखीर करना, फिर अदलिया को हिरासा करना, जिस तरह मरीम नवाज साहिबा ने जो लबो लहजा इस्तेमाल किया हुआ है या दीगर लोगों ने, तो क्या ये ठीक है? या कि फिर अदलिया के जजेस फॉर्म में आएंगे और फिर वो कोई अपसेट करेंगे? आप मतलब ये समझ लें कि वक्त कम है, ऊँट को रक्षा में बैठाने वाली बात कर देते हैं कि अदलिया जो है, अदलिया और हुकूमत पाकिस्तान जो इस वक्त नून लीग के हाथ में है, इन दोनों के दरमियान जो भी मामला चल रहे हैं उसको मैं इस तरह देखता हूँ कि जो बोओगे वो काटोगे। तो अदलिया ने जो बोया था, रिमार्क्स देने की ज़रूरत क्यों पड़ी? अदलिया आगे बढ़ के विकेट पे खेली क्यों? ठीक है, अब खेली है तो उसको अदलिया के पास इख्तियार है कि वो आपके सिटिंग वजीर आजम को भी उनका हेड कर सकती है। उनका हेड कौन है? उनका हेड है जो इस वक्त का सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। वो और जो दीगर मामला हैं एडहॉक के भी आप देख रहे हैं, अभी 2 जजेस आ गए, वो तो नहीं मान रहे इस चीज को। क्यों? तो हेड की पैरवी की जाएगी या आप बताइए मुझे कि जो कमेटी बनाई गई थी उनको ज्यादा वो दी जाएगी इंपॉर्टेंस? हेड के साथ अगर ज्यादा वोट पड़ते पॉजिटिव के रिमार्क्स होते हेड्स के साथ मिलके, वो रिमार्क्स जो है वो काबिल गौर थे, जहां तक मेरी नन्ही सी सोच है। लेकिन बहरहाल हमें इनसे देखें हटना पड़ेगा। साजिद बुरा नहीं मानिएगा, ये दोनों सियासतदान बैठे हैं, ये अपोजिशन है, ये हुकूमत है। अगली हुकूमत पीटीआई की, पब्लिक के साथ क्या हो रहा है? अगली हुकूमत किसकी? अगली हुकूमत भाई देखें, अगर आप ये कहते हैं कि आवाम के ऊपर सिलेक्शन है, तो मैं 2018
और ये वाला 2024 के हाँ। नताइज देख के इस नतीजे को पहुंचा हूं कि पब्लिक को घर में बैठना चाहिए। उन्हें पता है कि वोट डालने या न डालने का कोई फायदा नहीं है। शफाफ इलेक्शन का मुतालबा कर दिया बानी पीटीआई ने। हाँ, अभी जो कोशिश है इलेक्शन क्या कबल वक्त होंगे? सुने, अगर नून लीग ने जो एक ये कोशिश शुरू की है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की, उस पर काम हो रहा है, इलेक्शन कमीशन भी काम कर रहा है, वो काम अगर हो गया तो शायद जो है वो इलेक्शन में कुछ गहमा गहमी नजर आए। वरना वोटर को भी अब पता चल गया है कि वोट हम कहीं भी डालें, कुछ भी करें, फैसला वो आना है जो मुल्क की बेहतरी के लिए होगा। राना मोहम्मद आजम, डिजिटल दहशतगर्द मैं तो आपको नहीं कहूँगा, मैंने आपका नाम ही लिया है, लेकिन डिजिटल दहशतगर्द आपको इसलिए भी कहा जा रहा है कि आपके जितने भी अकाउंट्स हैं उन पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के कार्टून, उन पे तमस्कर, रियासत पाकिस्तान को चैलेंज करना, आईन पाकिस्तान को चैलेंज करना, अफरा तफरी का माहौल बनाना, क्या ये तरीका है ओपोजिशन है? देखिए जी साजिद साहब, जब जुल्म किसी भी पार्टी के खिलाफ होता है, जब हद से ज़्यादा उनके साथ जुल्म होगा, कौन सा हद से ज़्यादा? क्या आपने बेनज़ीर की तरह बाप मरवाया है अपना? देखिए क्या भाई मरवाए हैं आपने? क्या जुल्म हुआ? जूते ही नहीं पड़े इन्हें। देखो जी, भाई जिसने भाई मरवाया, हुकूमत भी उन्होंने की, अपनी हुकूमत ने अपने भाई को मरवा दिया। आपने कहा जुल्म हुआ हमारे और जिनके साथ हुआ उन्होंने तो ये नहीं किया। जिन भट्टो साहब को फांसी हुई, जिन्होंने फांसी पे मिठाइयां बांटी थी, आज पीटीआई की क्यादत, पीपल पार्टी की क्यादत संभाली हुई है उन्होंने। सर ये बातें छोड़े, भाई ने बोला ना नाच गाने वाली पार्टी है ये, नाच गाने वाली पार्टी है। इसी नाच गाने वाली पार्टी ना 8 फरवरी को इस पूरे सिस्टम को नंगा कर दिया, पूरे सिस्टम को बता दिया कि अवाम किसके साथ है, अवाम किसको चाहती है। 18 में ही बताया था, बिल्कुल 18 में ही बताया। बात यह है कि सारी चीजें आप देखनी चाहिए, ये कोई मसला नहीं, अभी कुछ दिनों की बात है, बाकी इनकी ये जो मर्जी कर रहे हैं, मगर अवाम को सब पता है। ये आपके जो अमाल थे उनका नतीजा है, ये जुल्म नहीं है। देखिए यहाँ पर अब ये हमारे साहब दोस्त ने बोला, बाजा साहब ने कि जी ये कौमी धारे में आ जाए, यानी कौमी धारे में आने का बाद इनकी लीडर ने जो माल लूटा है, दुबई में माल पहुंचा दिया, खान साहब भी इनके साथ शामिल हो गए, मगर खान साहब ने बोला मैंने इनको टांगना है, नंगा करना है, इनको बंद करना है। नहीं तो मिली थी ना हुकूमत? नहीं मिली, टांगा भी था, टांगा भी था, तब टांगा था तो फिर क्या किया? शाबाश के करिए, हुकूमत आपने करा दी, बिना पर रिहा हो गए। नहीं, तो फिर वो जो देखे जो आज इस हुकूमत लेके बैठे हैं, 50 रुपए के स्टाम्प राणा, मैं कहूँ कवा सफेद है तो मेरे कहने से थोड़ी होता है। आप उस वक्त कह रहे थे ये जी फालूदे वाले का अकाउंट जरदारी का है, वो भाई आपके कहने से थोड़ी है, वो तो अदालत इदारे तहकीक करेंगे ना। सबको हमारे अंदर जो है इस मुल्क के अंदर जो बदकिस्मती जो आपने सिर्फ यही है, हमारे यहाँ खुशामदी बहुत है, हाँ खुशामदी बहुत करते हैं, चाहे साफी हो, चाहे वो सियासतदान हो, उस खुशामदी कर करके इस मुल्क का बेड़ा कर दिया है। मगर इस अवाम को पता चल गया असल चोर कौन है, इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले कौन है, इस मुल्क के खैरखा कौन है। तोशा खाना भी, आप अल कादिर ट्रस्ट भी, देखो अल्हम्दुलिल्लाह सारे केस जितने भी बनाए झूठे केस खान साहब के खिलाफ, सब केसों में अल्लाह के शुक्र है कि उनको बरी किया गया है और सब केसों में उनकी जमानतें हो रही हैं। बाद जितने मर्जी केस बना ले, इंशाअल्लाह ताला फतह फिर हक और सच की होगी। मैं ये खान साहब पर सारे झूठे केसेस हैं, सब झूठे। तो यही झूठे केसेस आपने भी शुरुआत में सब पे कटवा दिया। नहीं, हमने किसी, वो सच्चे कैसे हो गए? हमारी गवर्नमेंट में किसी में नहीं बने। पीपल पार्टी पे 10 किलो हेरोइन डाली तुम्हारे लीडर ने, उसकी सजा आपको पता क्या है? वो भी जो केस बनाया गया वो भी आपको पता है किसने बनाया था, कौन था उस वक्त? आप थे, मरियम के यहाँ होटल के कमरे तोड़ा करते थे आप लोग, आप तो वक्त फिरौन थे, भूल गए सब? नहीं देखिए, अलीम खान के घर में क्या हुआ था, जहांगीर तरीन के घर में क्या हुआ था, तो ये माफी मांगे ना। सही बात है, ये पार्टी अब साहब हमारे दोस्त ने बोला जी होता है, इंसान बहादुर होता है जो गलती को तस्लीम करे। क्या ये उस वक्त की फिरौनियत? तो अगर इमरान खान नहीं रहा तो फिर कुछ है आपके पास बकाया या देखो ये पार्टी इमरान खान साहब की वजह से पार्टी एक ही है, खान साहब की वजह, खान साहब किसी खंबे को भी खड़ा करेगा वो जीतेगा इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में। आप ये छोड़ो, नवाब शाह में अगर फिर इलेक्शन करवा ले, वहां से पीटीआई जीती है, मगर बात यह है, ये बात ये बड़ी अच्छी बात की है, नहीं बड़ी अच्छी बात की है, इस सिस्टम में अवाम को पता चल गया, वोट हमने डाला इधर
निकल आया रजाकबाद की जेब में देखें, तो ये बात तो हकीकत है। इस सिस्टम को पूरी बुरी तरीके से आपको शर्मिंदगी नहीं है पीटीआई वालों को जो वक्त में क्या किया? हमने सिस्टम को नंगा कर दिया है। इन लोगों के चेहरे में जो मुकरू चेहरे थे, जिन लोगों ने पाकिस्तान को लूटा है, इसको बर्बादी के दाने पे बचाया। इतने इनके लीडरान जो है ये भी पीटीआई में नाचते रहे हैं ना, 2.5 साल तो उन्होंने बड़ा डांस किया है। अब अगर पीपल पार्टी में चला गया, वक्त हुकूमत के साथ चले गए, मैंने आपको इख्तियार में छोड़ा। बात यह है जी, बात यह अगर इतने इनके लीडरान मुखरी सब मुल्क के साथ खुदा की कसम मुआशरी वो जरदारी मुल्क से पैसा ले आए, ये मुल्क खुशहाल हो जाएगा। नहीं तो इमरान खान क्यों नहीं लाया? वो टेलीथोन पे हर जमा करता है, उसका तो बाहर कुछ है ही नहीं। वो एक टेलीथोन करता था, कंपनी है, 1 घंटे में ऑफशोर कंपनी है, उसका बाहर कुछ नहीं है। इमरान खान 1 घंटे में अरबों रुपए जमा करता है सर। मुल्क में लगाया, उसने हॉस्पिटल बनाया है, उसने हॉस्पिटल बनाया है, कैंसर हॉस्पिटल एक दूसरा कैची में बन रहा है। बात है उसने मुल्क से बाहर कुछ नहीं किया। इनका तो सब कुछ दुबई में है। दुबई देखे, मैं कहते हैं साफी कितने गले पाड़ के चीखते थे। ये दुबई लीग में इन्हीं के लीडरों के नाम आए ना, जनरलों के नाम आए ना, साफियों के नाम आए ना, सियासतदानों के नाम आए ना, तो भाई इनको क्यों नहीं पकड़ दे? अभी सनम जावेद, जिस मुल्क को नुकसान पहुंचा दिया आपने यार, गरीब कराची के अंदर आजाद बना दिया, जुल्म की इंतहा है यार। राणा साहब, लोग इतना 20,000 रुपए कराया तो 30,000 रुपए बिल आता है। राणा साहब, इलेक्ट्रिक के ऑनर को वजीर किसने बनाया था? नहीं छोड़, आपने किए। राणा साहब गलत सुन लो। राणा साहब, आज जब सनम जावेद और आपकी खवातीन के साथ बदसलूकी हो रही है, जब ये मरियम और फरियाल तालपुर के साथ हो रही थी, उस वक्त आप लोग भंगड़े डालते थे। क्या वो किसी की माए बहने नहीं? गलत देखा जी, बात सुन, ये पहल आप लोगों ने की, इस पे आप माजरत करें। नहीं वैसे देखो जी, अगर मरियम नवाज के कमरे में अगर घुसे थे वो गलत किया था, बिल्कुल गलत किया था। अगर फरियाल तारपुर के घर में घुसे थे बिल्कुल गलत हुआ था। मगर इन्होंने तो लेडी की इतनी बेरहमती की है, हुआ था, वो 2-2 साल वो गलत हुआ था, तो बिल्कुल गलत हुआ। तो उस गलत पे माफी कौन मांगेगा? गलत हुआ तो माफी मांगे ना, गलत पे आप माफी करें कौम के सामने कि हमने कौम की बेटियों को तंग किया, हमारी लेडीज को बंद किया अभी तक यार भाई। हमारी लेडीज के तो इब्तिदाई इश्क है, पर्दे हटाए गया, वक्त के समुंदर में अब जो आजमाओगे, हम तो डूब जाएंगे, तुम भी डूब जाओगे। बस एंड कर दिया सर उन्होंने लास्ट में। सर बस एंड करेंगे, इन्होंने तो शेर पे इख्तिताम कर दिया। देखिए, बात वहीं आ जाती है कि ये सियासी बहसबाजी के अंदर मेरा सवाल ही बार बार रह जाता है, ये हुकूमत में ये अपोजिशन चला रहे हैं और इस इशू को लेके हर दफा एहतजाज को लेके ये बदले की सियासत, अच्छा वो एहतजाज को लेके कभी आवाम के बारे में सोचे, चुड़िया रोजा रखवा के आवाम की तवज्जो डाइवर्ट कर रहे हैं कि उस तरफ चली जाए। हकीकत ये है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत जो है वो कोalition गवर्नमेंट बना के पूरा सिस्टम हाथ में लेके बैठी हुई है और पीटीआई अपोजिशन का किरदार भरपूर अदा नहीं कर पा रही अपने केसेस की वजह से। आवाम के मसाइल जो रोल रहे हैं, महंगाई की शरह जो ऊपर जा रही है, उसका इलाज करेगा कौन? कौन सी रियासत करेगा? बादशाह साहब लास्ट में आप, इन्होंने तो एक शेर पे जो 300 यूनिट जिन्होंने फ्री देने थे, हाँ वो कहाँ है वो? कहाँ मर गया? देखें हम अपनी बात बता दिए ना, ना 200 यूनिट वाले हैं ना 300 यूनिट वाले हैं, आवाम का जूस निकाले जा रहे हैं। जो 200 या 300 यूनिट फ्री का वो हमने सोलर सिस्टम से वो हम बांटने जा रहे हैं। 2 लाख सोलर हम लोग इसी महीने में इंशाल्लाह देने जा रहे हैं, 3 लाख अगले में। उसके अंदर भी खरबों डॉलर की आपने करेक्शन कर आपके लीडर ने उसमें भी करेक्शन ढूंढेंगे, चाहे नून लीग हो चाहे पीपल पार्टी ढूंढती है यार। कराने का ढंग आना चाहिए। आप सोलर पैनल के सिस्टम में हमारे सीधे आदमी हमारे भाई जी, मैं ये कह रहा हूँ कि इल्जामात की सियासत ना, आप अपनी कारकर्दगी बता दें 4 सालों की जो आप लोगों सारे 2.5 साल तो हमने कोरोना में गुजार दिए। चले आप लोग कारकर्दगी से इनका मुंह बंद करा देना, दिखाएं ना, हम ही तो कर रहे हैं, ग्रासरूट लेवल पे दिखाएं। कारकर्दगी कर बिजली के बिल इतने बढ़ा दिया, गरीब का जीना हराम कर दिया। ट्रांसपोर्ट देख लें, आप सोलर सिस्टम देख लें। सर कराची में गैस की लोडशेडिंग हो रही है, अरे वो तो पूरा आ गए। गैर एलानिया के अलावा एलानिया 10-10 घंटे की लोडशेडिंग है कराची में। ये गैस बिल के अंदर टैक्स इतने लगाया, गरीब आदमी रोने लग गया, हमारी माए बहनें परेशान है, लोग खुद किससे कर ले, बिजली के भाई को मार दिया है। चलो मैं तुम लोग के अंदर आवाम का सोचे बस।
देखो हम सियासतदान मेरे हम भाई यहाँ पर आप सियासी जमात बन जाए, मगर मैं इंतशार पार्टी ना बने, बस आप हम जमात सियासी बन जाए, पार्टी अलहमदुलिल्लाह ऐसी आवाम ने आवाम को चेहरा दिखा दिया। जितने इसी उम्मीद के साथ मेरा मुख्तार बाबा साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।